साथ आज से रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है और अब हर बार सिलेंडर लेने पर आपको 50 रुपए ज्यादा देना होगा। रसोई गैस पर खाना पकाना आज से महंगा हो गया है। आज से एलपीजी का सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। आज से दिल्ली में गैस सिलेंडर 853 रुपए, मुंबई में 852 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 879 रुपए, चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे, पटना में 951 रुपए और रायपुर में 924 रुपए का मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने से 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घाटे को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का भार तेल कंपनियां उठाएंगी। अब देखिए, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्ष ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। विपक्ष नेताओं ने कहा कि ट्रंप को टैरिफ का जवाब देने के बजाय सरकार ने आम लोगों के घर का बजट ही बिगाड़ दिया। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की ही कमी रह गई थी मोदी जी। इस बार तो महंगाई का चाबुक उज्ज्वला की गरीब महिलाओं की बचत पर भी चल गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो चाहे गैस सिलेंडर के रेट हो, चाहे और घरेलू वस्तुओं के रेट हो, लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी नेताओं ने बचाव किया। सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है वो बढ़ा है, पर हमारी जेब पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। और अब महंगाई की मार के बीच आज नजर सभी की शेयर बाजार पर रहने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर की आग में शेयर बाजार झुलस रहे हैं। दुनिया भर में शेयर बाजार औंधे मुंह गिरे हैं। सोमवार को भारत में एक दिन में निवेशकों को 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टैरिफ वॉर से डरे भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट हुई। ट्रेडिंग शुरू होते ही सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह गिर गए। बाजार जब बंद हुआ तो सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 71,137 पर बंद हुआ। निफ्टी 742 अंक गिरकर 22,162 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को करीब 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय ही नहीं, अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स 349 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। अब तक 3 कारोबारी सेशन में डाउ जोन्स में करीब 10% की गिरावट हुई है। S&P 500 इंडेक्स 11.83 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। नेस्डेक कंपोजिट 15.48 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय और एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से 2 दिन के गुजरात में कांग्रेस मंथन करेगी अपना। आज अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। कल कांग्रेस का महाधिवेशन भी होगा। बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। आज 11 बजे सरदार स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा होगी। शाम 7:45 पर रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 9 अप्रैल को साबरमती रिवर बैंक्स में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी संगठन में नई जान फूंकने और कामकाज में बदलाव से जुड़ी रणनीति पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जिला अध्यक्षों को मजबूत बनाने का संकल्प पारित हो सकता है। जिला अध्यक्षों को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में जगह देने पर विचार हो सकता है।
CWC की बैठक में देश के राजनीतिक और आर्थिक हालातों पर प्रस्ताव पारित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित हो सकता है। ट्रंप सरकार की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ का मुद्दा भी CWC में उठ सकता है। बात कर्नाटक की, जहां पर सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बाद आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे कर्नाटक में सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया सरकार के फैसले का विरोध किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। बार बार कर्नाटक सरकार अपीजमेंट का निर्णय ले रहे हैं, उसके खिलाफ 3 मई तक हमें जनाक्रोश यात्रा निकला है। आज कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करेंगे। मुस्लिम आरक्षण के फैसले के खिलाफ VHP ने आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। VHP सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। सभी जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। सिद्धारमैया सरकार ने OBC को मिलने वाले श्रेणी 2 के 15% आरक्षण के मुसलमानों को भी शामिल किया। अब सूबे में 2 करोड़ तक के सरकारी काम में 4% मुस्लिम आरक्षण होगा। कर्नाटक में करीब 13% मुस्लिम आबादी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज गृह मंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी लेंगे। यात्रा के आखिरी दिन आज गृह मंत्री सुबह जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 1 बजे गृह मंत्री आतंकवाद ग्रस्त इलाकों के सुरक्षा अधिकारियों के साथ यूनिफाइड कमांड की बैठक में समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए होने वाली तैयारियों की भी समीक्षा होगी। इन बैठकों के बाद गृह मंत्री लंच के लिए राजभवन जाएंगे, जहां CM और नेता प्रतिपक्ष समेत कई अहम लोगों से मुलाकात होगी। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कठुआ में विनय सीमा चौकी पर BSF जवानों से मिले। शाह ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का प्रयास है। गृह मंत्री ने राजभवन में पिछले महीने कठुआ में एनकाउंटर में शहीद पुलिस के परिजनों से भी मुलाकात की। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ में रहेंगे। संघ प्रमुख आज संगठन पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज लखनऊ में बीजेपी और संघ की बैठक भी होगी। लखनऊ में RSS प्रमुख मोहन भागवत अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक भारती भवन में होगी। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर मंथन होगा। बैठक में संघ के 100 साल पूरे होने पर समाज से संवाद और विस्तार के एजेंडे पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख संगठन के पुराने पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। भागवत सिर्फ चुनिंदा पदाधिकारियों से ही मुलाकात करेंगे। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में आज RSS और बीजेपी की बैठक होगी। बैठक सुबह 10 बजे निराला नगर में होगी। RSS के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ के पूर्वी यूपी के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी के भी कुछ नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में RSS बीजेपी में समन्वय और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। बात करते हैं संभल की, जहां पर हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। पिछले महीने संभल पुलिस ने बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। चौबीस नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच की आज स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच गई है। पुलिस ने आज सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क हिंसा के मामले में आरोपी हैं। मार्च के महीने में संभल पुलिस ने दिल्ली में सांसद को पूछताछ का नोटिस तामील कराया था। 4 अप्रैल को संभल पुलिस ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में केस डायरी दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क की बातचीत का ब्यौरा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के सदर जफर अली ने पूछताछ में माना कि वो सांसद के संपर्क में था और जिया उर रहमान बर्क पल पल की जानकारी ले रहे थे। जफर अली ने पुलिस को बताया कि उसने बर्क के कहने पर ही पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया था। जफर अली को संभल में हिंसा भड़काने के मामले में 23 मार्च को अरेस्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं शिक्षक भर्ती को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़क पर उतरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार का खामियाजा पश्चिम बंगाल के नौजवान भुगत रहे हैं। इस नौकरी चले जाने में कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट जिम्मेदार हैं। वहीं भ्रष्टाचार पर घिरी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेरोजगार हुए युवाओं से मुलाकात की। ममता ने कहा कि किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की चुनौती दी है। सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। बात प्रयागराज की, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 3 आरोपी हैं जिन पर अवैध हथियारों की तस्करी का संगीन इल्जाम है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 तमंचे, 8 मैगजीन बरामद किए हैं। कैश भी जब्त हुआ है, लेकिन एक गैंग मेंबर अभी भी फरार है। उधर यूपी में कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पहला कारतूस, दूसरा कारतूस, एक तमंचा और सड़क किनारे पड़ी मोटरसाइकिल। तस्वीरें फिरोजाबाद में उस जगह की हैं जहां 25,000 रुपए के इनामी हत्या के आरोपी बदमाश से मुठभेड़ हुई। उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने धर दबोचा। इसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इसके 2 साथी धीरेन्द्र और अभिजीत को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा चुका था। उधर मेरठ में 12 साल से गैंगस्टर केस में वांटेड इनामी बदमाश यासीन का भी पुलिस से सामना हुआ। भागने की कोशिश की, गोली चलाई और पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। उत्तराखंड के रुड़की में भी मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी। राणा ने 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन के सामने आपातकालीन याचिका दाखिल की थी। मार्च में पिछले महीने जस्टिस कगन ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने अपनी याचिका को फिर से पेश किया और मांग की कि इसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के सामने भेजा जाए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में कहा गया, जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने भी राणा की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राणा के पास बचने के लिए बहुत कम कानूनी विकल्प बचे हैं। आने वाले दिनों में उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई सिटीजन है। वो फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल है। राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। हेडली पहले ही अमेरिका में सजा काट रहा है और उसने जांच में राणा की भूमिका की पुष्टि की थी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि से नाराज अभिभावक सड़कों पर उतर रहे हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने आ गई है। नया एकेडमिक सेशन शुरू होते ही दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस मनमाने तरीके से बढ़ा दी है। नाराज अभिभावक सड़क पर उतर आए हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि फीस नहीं भरने पर बच्चों को स्कूल में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के राज में पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से दिल्ली में बनी है, वहाँ प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 गुना होने लगी। 40-50% हर एक स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। दिल्ली के पेरेंट्स को तो लूट रहे हो। बढ़ते विवाद के बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने की बात कही।
आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान सिर्फ 75 स्कूलों का सालाना ऑडिट हुआ। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। अप्रैल की शुरुआत में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तो लू जैसे हालात है। मौसम विभाग की ओर से हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन सवाल यह है कि समय से पहले इतनी गर्मी की वजह आखिर क्या है और प्रचंड गर्मी में खुद को आप बचाएं कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद, हर शहर गर्मी से तप रहा है। आसमानी शोले का आलम यह है कि क्या इंसान और क्या बेजुबान, हर किसी का गला सूख रहा है क्योंकि तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। राजस्थान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। राज्य के 21 शहरों में पारा 41 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की थी। के लिए मैं कंटिन्यू पानी पी रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, मेरी आंखें वगैरह हीटिंग वगैरह जलन से। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 48 घंटे तक गर्मी की तपिश यूं ही जारी रहेगी। ऐसे में बाहर निकलें तो संभल कर। जो हीट वेव की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, अधिकतम तापमान जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। ऐसे में शिकंजी की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है तो मिट्टी के घड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है। गुजरात में तो अभी से लू के हालात हैं। गर्मी के लिहाज से ये प्रदेश रेड अलर्ट पर है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 से 45। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।